दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। दोस्तों, मंगला डैम के बाद तरबेला डैम वो दूसरा हाइडल डैम था जो इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। ये डैम भी इंडस बेसिन ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदे के नतीजे ही में तामीर किया गया था। हम मंगला डैम की कहानी में आपको बता चुके हैं कि इसी मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने अपने उन तमाम इलाकों को भी उन्हीं 3 दरियाओं से सैराब करना था जिनको कभी वो 3 मशरकी दरिया सैराब करते थे, जो अब भारत के हिस्से में चले गए थे। वो 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास थे। सितंबर 1960 में सिंध-तास मुआहदे के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने एक और प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसको इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। इस फंड का मकसद पाकिस्तान को माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करना था। ये मुआवनत जाहिर है इसलिए ज़रूरी थी कि अब 3 दरियाओं से वो काम लिया जाना था जो पहले 6 दरिया करते थे। इस फंड के तहत 2 बड़े डैम बनना थे, एक दरिया जेहलम पर मंगला डैम और दूसरा दरिया सिंध पर तरबेला डैम। इन दोनों बड़े डैम्स के अलावा 400 मील लंबी नई 4 राबता नहरें यानी लिंक कैनाल्स, 3 पुरानी नहरों की रीमॉडलिंग, 5 छोटे बड़े बैराजेस, हेडवर्क्स और ट्यूबवेल्स का एक मुकम्मल निज़ाम कायम किया जाना था। क्योंकि ये सारा इंतज़ाम सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि पाकिस्तान के 3 मशरकी दरिया भारत को दे दिए गए थे। सो इस मंसूबे की तकमील के लिए वर्ल्ड बैंक, कुछ दूसरे मेंबर ममालिक और यहाँ तक कि खुद भारत को भी फंड्स अदा करने थे। भारत को सिंध-तास मुआहदे के तहत 6 करोड़ 20 लाख 60 हजार पाउंड स्टर्लिंग 10 इकसात में अदा करने थे। लेकिन फिर ये हुआ कि भारत को ये रकम अदा नहीं करना पड़ी। वजह ये थी कि इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड की तमाम रकम दूसरे मेंबर ममालिक अदा करने पर रजामंद हो गए थे, सो भारत को नहीं करनी पड़ी। इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का अनोखा, इंतहाई महंगा और पेचीदा मंसूबा था। इंसानी तारीख में ऐसे किसी दूसरे मंसूबे की मिसाल नहीं मिलती जिसमें 6 दरियाओं के आबपाशी निज़ाम को 3 दरियाओं के निज़ाम में कामयाबी से फिक्स करना हो। इस मंसूबे की लागत उस ज़माने में यानी 1960 की दहाई में तकरीबन 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थी और तब अमरीकी डॉलर 5 पाकिस्तानी रुपए के आसपास था। वर्ल्ड बैंक ने इस मुकम्मल प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का किरदार अदा करना था और सारे फंड्स की कलेक्शन और सर्कुलेशन में बैंक का इंतहाई अहम किरदार था। मगरबी दरियाओं से पानी मशरिक की तरफ लाने के लिए मंगला डैम, 6 बड़े बैराजेस और राबता नहरें क्योंकि तरबेला डैम से पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए अब इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड में तरबेला डैम के लिए रकम नाकाफी थी, कम थी। वर्ल्ड बैंक ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक नया फंड तरबेला डैम फंड के नाम से कायम किया ताकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सके। 1968 में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से पेरिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तरबेला डैम की तामीर के लिए अखराजात का जायजा लिया गया कि कितनी रकम मौजूद है और कितनी मजीद चाहिए। इस मौके पर कुछ ममालिक से पाकिस्तान को कर्जा अदा करने की अपील भी की गई। जिन ममालिक से अपील की गई इनमें कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका और बरतानिया शामिल थे। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ कर्ज दिया। याद रहे कि इससे पहले इंडस डेवलपमेंट फंड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी माली मुआवनत की थी। फंड्स का इंतजाम मुकम्मल हुआ तो मई 1968 में तरबेला डेवलपमेंट फंड एग्रीमेंट पर तमाम ममालिक ने दस्तखत कर दिए। 1968 में ही 62 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत का ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत अवार्ड कर दिया गया। ये उस वक्त तक तारीख का सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसकी तामीर में सारी रकम गैर मुल्की करेंसी ही में नहीं बल्कि लोकल करेंसी में भी खर्च होना थी, जो कि पाकिस्तान को ही अदा करना थी। इस प्रोजेक्ट में डैम की तामीर में तो आलमी ताउन शामिल था, लेकिन हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी पानी से बिजली की पैदावार का मंसूबा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को अपने तौर पर ही पूरा करना था, क्योंकि इंडस बेसिन डेवलपमेंट में पावर प्रोडक्शन शामिल नहीं थी। वजह यह थी कि वर्ल्ड बैंक के जिम्मे पानी का मसला हल करना था, पावर प्रोडक्शन का नहीं,
کیونکہ وہ تو اس سے پہلے کسی بھی دریا پر نہیں ہو رہی تھی۔ تو پاور جنریشن کے لیے پاکستان کو جو کچھ بنانا تھا، اس میں تربیلا ڈیم کے پاور پلانٹس، پاور جنریشن کے لیے ایک ٹنل اور ٹرانسمیشن لائنز اہم ترین پارٹس تھے۔ یہ سب خرچے مکمل طور پر پاکستان نے خود برداشت کرنا تھے۔ اگر ہم ڈیم کے لیے خریدی گئی زمین اور لوگوں کی ری سیٹلمنٹ پر آنے والے اخراجات اور پاور جنریشن کے تمام اخراجات نکال دیں تو اس پروجیکٹ پر کل 1497 ملین امریکی ڈالرز خرچ آیا تھا، جس میں سے 697 ملین ڈالرز کے برابر پاکستانی روپوں میں ادا کیا گیا، جو کہ پاکستان کے ذمہ تھا۔ ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ 14 مئی 1968 کو تربیلا جوائنٹ وینچر نامی ایک کنسورشیم نے حاصل کیا تھا، جو کہ دراصل اٹالین کمپنی کا ایک سپانسرڈ گروپ تھا۔ یہ چونکہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا، اس لیے شکاگو برج اینڈ آئرن کمپنی کو 1969 میں سب کنٹریکٹر کے طور پر ہائر کر لیا گیا۔ اس کمپنی نے ڈیم کے لیے ٹنلنگ اور سٹیل سے متعلق کچھ کام، جن میں ان کی اسپیشلائزیشن تھی، اور بعض دوسرے کام اپنے مین کنٹریکٹر ہی کی معاونت سے کرنے تھے۔ بعد میں پاکستان نے ٹنل نمبر 5، جو کہ پاکستان کا اپنا پاور جنریشن کا منصوبہ تھا، اس کے کچھ کام کا ٹھیکہ بھی اسی سب کنٹریکٹر کمپنی ہی کو دیا تھا۔ پاکستانی کمپنی نیسپاک نے بھی اس ٹنل کے ڈیزائن کے لیے کافی کام کیا تھا۔ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جو میٹیریل اور مشینری وغیرہ درکار تھی، اس کے لیے دنیا بھر کی 40 مختلف کمپنیز سے سپلائی کے کانٹریکٹ الگ سے کیے گئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے ویسے تو وابڈا اس پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سپر میگا پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک اور پاکستان دونوں نے کنسلٹنٹس بھی ہائر کر رکھے تھے۔ 4 نومبر 1968 کو صدر ایوب خان نے اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح کیا اور کام کا آغاز ہو گیا۔ تربیلا ڈیم کتنا بڑا ڈیم ہے اور یہ پروجیکٹ پاکستان کا کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ تربیلا اپنی تعمیر کے وقت پانی ذخیرہ کرنے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ اس کی گنجائش 11.1 ملین ایکڑ فیٹ یا 13.7 بلین کیوبک میٹر تھی۔ آج کل اس لحاظ سے سب سے بڑا ڈیم چین کا 3 گارجسٹ ڈیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ تربیلا اس وقت تک دنیا کے تمام امبکمنٹ ڈیم سے بڑا سپل وے رکھتا تھا۔ اس کے دونوں سپل ویز کا ٹوٹل اخراج 14,90,000 کیوسک یا 42,200 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اس وقت پاکستان ہی کا منگلا ڈیم تھا، جس کا اخراج 11 لاکھ کیوسک تھا۔ ڈیم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے تیسری بات یہ سمجھیں کہ ڈیم کی اونچائی کے لحاظ سے یہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، کیونکہ تربیلا ڈیم کی مین وال دریا کی سطح سے 470 فٹ اونچی ہے۔ سٹرکچر والیوم کے لحاظ سے یہ اس وقت دنیا کا نہ صرف سب سے بڑا ڈیم بلکہ سب سے بڑا مین میڈ سٹرکچر بھی تھا، کیونکہ اس کی مین وال کا حجم 122 ملین کیوبک میٹر تھا۔ لیکن یہ تب کی بات تھی، اب تو سٹرکچر والیوم کے لحاظ سے اس سے بڑے بڑے ڈیمز بن چکے ہیں۔ چائنا کا 3 گارجس ڈیم اب اس لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ تربیلا ڈیم کی ٹنلز 45 فٹ کے ڈائیمیٹر اور 820 اور 730 میٹر لمبائی کے ساتھ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹنلز تھی۔ ان سرنگوں میں اس وقت 20,000 ٹن سٹیل بچھایا گیا تھا۔ اس وقت تک اتنی بڑی سرنگیں بنی تھیں اور نہ ہی اتنا سٹیل کسی ایک پروجیکٹ میں استعمال ہوا تھا۔ ڈیم کی تعمیر شروع ہونے کے ساتھ ہی ڈیم سائٹس پر ایک شہر سا بس گیا تھا۔ 16,000 ورکرز پاکستان اور دنیا بھر سے ہائر کیے گئے تھے۔ ہری پور اور سوابی کے قریب واقع قصبے تربیلا میں ڈیم سائٹ پر دنیا بھر سے ماڈرن اور دیو ہیکل مشینری پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم ڈیم کی تعمیر کو 3 مراحل میں تقسیم کر کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ڈیم کی دائیں سائڈ پر ایک ڈائیورژن چینل یعنی پانی کے بہاؤ کے لیے متبادل راستے کی تعمیر کی گئی۔ یہ متبادل راستہ اصل میں دریا کے بہاؤ کے قدرتی راستے پر ہی بنایا گیا تھا۔ دوسرا کام جو اس پہلے مرحلے میں کیا گیا وہ 105 فٹ اونچی دیوار کی تعمیر تھی۔ اس دیوار کے 2 کام تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے پانی کے بہاؤ کو اس متبادل راستے کی طرف موڑنے میں مدد دینا تھی جو بنایا جا رہا تھا، اور دوسرا کام اس کا یہ تھا
कि डैम की सबसे बड़ी और ऊंची दीवार जहां बनना थी उस जगह पर पानी के बहाव को जाने से रोका जाए। इस मेन दीवार का ज्यादातर काम अगले मराहिल में मुकम्मल होना था। सुरंगों के डाउनस्ट्रीम हिस्से पर कुछ काम भी इसी मरहले में हुआ और डैम की मेन दीवार का थोड़ा सा हिस्सा भी इस मरहले में बनाया गया। ये पहला मरहला 2.5 साल में मुकम्मल होना था। दूसरे मरहले में दरिया पहले मरहले में बनाए हुए मुतबादिल रास्ते पर चल रहा था और इस मरहले में इस पार्ट में डैम की दाईं साइड वाली 4 टनल्स मुकम्मल की गई और बाईं तरफ की निस्बतन छोटी दीवारों और स्पिलवेज का काम मुकम्मल किया गया और मेन दीवार पर भी काफ़ी सारा काम मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन मेन दीवार पर जहां से फिलहाल दरिया बह रहा था उसे छोड़ दिया गया। अब तीसरा मरहला समझिए। तीसरे मरहले में दरिया दूसरे मरहले में मुकम्मल होने वाली टनल्स में से बह रहा था और पहले मरहले में बनने वाली मुआवन दीवारों के गेट बंद कर दिए गए थे और डाइवर्जन चैनल के छोड़े हुए हिस्से पर भी डैम की मेन दीवार मुकम्मल कर दी गई थी। दाएं और बाएं दोनों साइड्स पर मजीद काम जो बाकी थे मुकम्मल कर दिए गए थे। स्पिलवेज भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। मेन दीवार पर भी काम मुकम्मल कर दिया गया। प्लान के मुताबिक इस तीसरे मरहले के इख्तिताम पर अक्टूबर 1974 में पानी का ज़ख़ीरा इस हद तक पहुंच जाना था कि टनल 3 और 4 के दहानों और किसी एक स्पिलवे से बहने लगे। लेकिन मेन दीवार की बुनियादें उठाते वक्त इंजीनियर्स ने मुशाहिदा कर लिया कि वो सतह ऐसी नहीं जहां एक दीवार मजबूती से जम सके, लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी थी। इसलिए डैम को आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल मुशाहिदे के साथ साथ भरना शुरू किया गया। लेकिन ये तीसरा और आखिरी मरहला कामयाबी से मुकम्मल ना हो सका। जब डैम में पानी टनल नंबर 1 और 2 तक पहुंचा तो क्या मसला दरपेश आया और डैम को क्यों खाली करना पड़ा? इस पूरे प्रोजेक्ट पर इस वाक़े का क्या असर पड़ा और इस मसले का हल क्या निकाला गया? तरबेला डैम की कितनी लाइफ बाकी है और इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत अब कितनी है? ये सब हम आपको तरबेला डैम की वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखा रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ टच कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने तरबेला डैम देखा? अगर देखा तो अपना मुशाहिदा नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।